अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद रखती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं इस टेस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि काइंडली जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आप लोग उसकी बजाय अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। आप लोगों का इसमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बच्चे जो कि हम लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उन सबको भी मज़ीद मेहनत करने की तौफीक दे और उन बच्चों को भी जो कि इस तरफ अभी नहीं आ पा रहे हैं। अपने टेस्ट की तरफ आते हैं। मैंने अपनी किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। ऑर्गेनिक को मैंने टोटली अलग कर लिया था इस राउंड के लिए। इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को मैंने एक तरफ कर लिया था। मेरा मकसद इनऑर्गेनिक और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल को अलग करना इसलिए था। ऑर्गेनिक बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। खैर बहरहाल हम अपने जो है फ़र्स्ट टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। फ़र्स्ट टेस्ट में हमने 100 MCQs दिए थे उन्हीं चैप्टर में से। अब उन्हीं चैप्टर्स में से हमने सिर्फ 25 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं और 25 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऐसे चुन कर दिए हैं जो कि बोर्ड में बहुत दफ़ा आते भी हैं और कई दफ़ा आप लोग टेस्टों में भी इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। ये जो पेपर हमारे पास है ये हमारा 50 मार्क्स का पेपर है और इसमें हमने 25 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 15 एंड 16। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट की तरफ मैं मूव करती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से। गिव 2 डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कोई भी 2 डिफेक्ट्स आप लोगों ने लिखने हैं। चैप्टर 1 का स्टार्टिंग बिल्कुल है ये पोर्शन। इसमें आप लोग 2 मेन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। मेन उसका जो इशू था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना था। दिस इज़ द मेन रीज़न। उसके बाद उसने डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स को जिनमें किसी किस्म की कोई आपस में ना सिमिलैरिटीज़ नज़र आती थी, उसने उठा के एक ग्रुप में रख दिया था। ये 2 उसके मेन पॉइंट्स थे जो वो सही तरह से एलिमेंट्स को लोकेट नहीं कर सका था और दूसरा उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेस। ये 2 डिफेक्ट्स आप लिख सकती हैं इसमें। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं क्वेश्चन 1 के। वाई द आयनिक रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। वो कहते हैं पॉजिटिव आयन क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जिस चीज़ में से जब किसी के एटम्स के बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, पीछे जो चीज़ बचेगी डेट बिकम्स द पॉजिटिव आयन। अब हम उसको पॉजिटिव आयन क्यों कहते हैं, हम उसको कैटायन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। जब प्रोटॉन्स जितने मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर, जब प्रोटॉन्स का कोई छेड़ ही नहीं रहा, निकल क्या चीज़ रही है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कमी किस चीज़ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वही चीज़ जो दूसरी साइड पे उसकी इक्वल मिकदार मौजूद थी प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स के, वही इम्बैलेंस हो गई है। तो पहली ही रीज़न आप लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव आयन जो कि बनता है जिस एटम से, हमेशा उस पॉजिटिव आयन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से, पेरेंट एटम से छोटा होता है। मेन रीज़न क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से नंबर 2 रीज़न, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम हुई है, डोमिनेंसी न्यूक्लियस पे ज़्यादा हो गई है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है न्यूक्लियस पे, जिसकी वजह से वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सख्ती से और काबू से खींचेगा। इसी तरीके से एक और भी इसमें रीज़न आ सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होने का मतलब ये नहीं कि एक शेल में से इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ निकल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ़ शेल्स कम हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें 2-3 पॉइंट्स जिन बच्चों ने लिखे होंगे तो उनको फुल मार्क्स आ जाएंगे। और विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, just like you take the example of sodium from the 1A group, you take the example of magnesium from the 2A group, you take the example of the aluminium from the 3rd A group, जो कि क्या शो करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस के ज़रिए जो चीज़ बनती है डेट इज़ द पॉजिटिव आयन। Let's move toward the third part of the question number 1. Write a note on the blocks in the periodic table. Again a very simple and very easy question कि total elements को हमने
4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इस ब्लॉक में रहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स इस ब्लॉक में रहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स इस ब्लॉक में रहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स इस ब्लॉक में रहते हैं। ब्लॉक के मुताबिक, ब्लॉक का मतलब क्या, बेसिकली ब्लॉक का मतलब ही सब शेल्स हैं, SPDF। जिन एलिमेंट्स के बाहर वाला सब शेल S होगा उनको उठा के रख दिया गया है S ब्लॉक में, जिनका बाहर वाला शेल P है उनको रख दिया है P ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनको नाम दे दिए P ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनका बाहर वाला शेल D है उनको रख दिया गया है D ब्लॉक में, उनका नाम है D ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनका बाहर वाला शेल F है उनको रख दिया गया है F ब्लॉक में, इसलिए उनको कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आप लोग चीज़ें लिख देंगी तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स part number 4 of the question number 1. Electrical conductance of the metals in the group 1A generally increases from top to the bottom. इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आंसर लिखें, स्टेटमेंट पे फोकस करें कि स्टेटमेंट हमारी दी गई है बिल्कुल सही बात कह रही है, गलत बात कह रही है। येस नो में स्टेटमेंट को आप लोग आंसर दें। देन कम ऑन द रीज़न आप क्या लिखेंगे कि मेटल्स वही चीज़ होती है जो कंडक्टिविटी शो करती है। मेटल वो चीज़ होती है जो कि अपने अंदर पॉजिटिव बिहेवियर रखती है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर वाले शेल से इजीली निकाल सकती है, जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे फिरेंगे ऑब्वियस बात है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होने की चांस होते हैं। इसलिए कंडक्टिविटी जो होती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन केस 1A ग्रुप, क्योंकि वो मेटल्स हैं इसलिए उनके अंदर ये कैपेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से बाहर वाले शेल का ताल्लुक कमज़ोर हो रहा है न्यूक्लियस से, बाहर वाले शेल का ताल्लुक कमज़ोर हो रहा है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस उस पर कम है। न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस कम है तो शेल पे किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से बाहर वाला शेल जो है उसका ताल्लुक कम हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उस वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। इसी तरह से मूव करते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पर क्वेश्चन नंबर 1 के। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, हाउ द जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O। जिप्सम ये चैप्टर नंबर 2 के लास्ट से लिया गया है। जिप्सम में से अगर जिप्सम को हम लोग हीट अप करें ना, हीटिंग करें उसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो उसमें से जो है वन क्वार्टर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब रिमूव हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है बनने वाली जो चीज़ है उसमें पानी की कमी होगी, तो डैट बिकम्स द प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने बोला है, और साथ में केमिकल इक्वेशन जिन बच्चों ने लिख देनी है विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्यूरेटली। ऑब्वियस बात है उनके 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट पे आते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द लाइम इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लाइम का क्या रोल है? लाइम क्या चीज़ होती है? लाइम को हम लोग क्या है कि CaO है, CaO को हम लोग मतलब यानी कि पहला आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो है फंगस अगर लग जाती है क्रॉप्स पे तो उसमें फंगस को रिमूव करने के लिए फंजीसाइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। नंबर 2 लाइम का ये रोल है कि अगर ऐसी सॉइल में इसको डाल दिया जाए जिसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी सॉइल जो है वो नकारा है क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स की मतलब यानी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम उसके अंदर लाइम डाल देते हैं। लाइम से डालने से ये होगा कि उसकी एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर सॉल्युबल जो है फॉस्फोरस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो एसिडिटी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, पार्ट 7 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के। पॉइंट आउट द 2 एडवांटेजेस ऑफ द डाउन सेल। डाउन सेल के 2 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 एडवांटेज क्या है इसका कि ये मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर 2 इसका क्या है ये एप्लीकेशन कि ये सोडियम लिक्विड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लिक्विड को हम लोग सोडियम को हम लिक्विड फॉर्म में ही इसमें ऑब्टेन कर रहे होते हैं। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि रोल ऑफ लाइम इन द एग्रीकल्चर, एडवांटेजेस की तरफ भी आ गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के। व्हाट इज़ द केमिकल गार्डन, चैप्टर 3 से लिया है, वेरी फेमस क्वेश्चन एंड मैंने बहुत बार ये आप लोगों को दिया है। सोडियम सिलिकेट का जब एक्वस सोल्यूशन होता है उसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्ट्स को जब हम डाल देते हैं, ठीक है, आयरन के, कोबाल्ट के, तो उसके बाद उसमें सोल्यूशन के अंदर एक इस तरह की अपीयरेंस होती है उसकी, कैसा लगता है कि कोई प्लांट्स की ग्रोथ हो गई है, यानी कि वहाँ पे तस्वीर ऐसे हमें फ़ील हो रहा होता है कि वहाँ पे ना अंदर पौधे हैं, सब कुछ है। तो वो इस तरह, इस लिहाज से हम उस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं कि इस तरह के सोल्यूशन क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, केमिकल गार्डन।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से मैंने 8 पार्ट लिए हैं। 8 पार्ट में से पहला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 1, व्हाट आर द सिलिकॉन्स, राइट द फार्मूला ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन। सिलिकॉन बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। अगर सिलिकॉन के आगे ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। और इसी तरीके से कार्बन के साथ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसी तरह से अगर सिलिकॉन के चारों तरफ जो है 4 इसके आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 एक ग्रुप से बिलोंग करता है, चारों तरफ मिथाइल ग्रुप लग जाए, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप लग जाए या इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि सिलिकॉन के चारों तरफ जो है वो अल्कोहल और साथ में क्लोरीन और साथ में जो है मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो बनने वाले ग्रुप्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं सिलिकॉन्स। मिथाइल सिलिकॉन्स क्या होगा, जब सिलिकॉन के चारों तरफ क्या होगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको डिफाइन कर देना है, साथ में इसकी मिथाइल सिलिकॉन का आपने फार्मूला बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे आती हूँ। राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ टू कंपेयर द ऑक्सीजन विद सल्फेट। राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ टू कंपेयर द ऑक्सीजन विद द सल्फर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बार बार क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन क्या होता है, सल्फर क्या होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, या आप लोगों ने कई दफ़ा मैंने दिया हुआ है। और बच्चे बल्कि जो सर मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स हैं, जो सर जिसके भी स्टूडेंट्स हैं, सब टीचर्स ने ये बार बार करवाया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दीजिए। 4 पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको 2 मार्क्स इसमें दिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट लिख देना, उनके रिएक्शन लिख देना कोई वाटर के साथ, तो ये आप लोगों को पता लग जाएगा कि दोनों का क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द रिंग टेस्ट विद द केमिस्ट्री। आपने इसमें रिंग टेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, बहुत ही फेमस है ये रिंग टेस्ट। उसके बाद आप लोगों ने साथ में इसके अंदर साथ इसका रिएक्शन लिख देना है। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर जो भी डालते हैं ये नाइट्रेट्स को, जिसके लिए भी ये टेस्ट है उसको आप लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर देना है। केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री का मतलब ये होता है, जिन जिन क्वेश्चंस में मैं केमिस्ट्री लिखती हूँ वर्ड, उसका मतलब यही होता है कि आप लोग साथ में उसका केमिकल रिएक्शंस लिखें, ठीक है। व्हाट इज़ टेफ्लॉन, व्हाट इज़ इट्स यूजेस। तो मैं आप लोगों की थी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पे। राइट डाउन द यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। You know that sulfuric acid is the king of the chemicals and it can be used as a oxidizing agent, it can be used as a dehydrating agent। इसी तरह की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस यूजेस आपकी किताब में मेंशन हैं बेटे, आप लोग वहाँ से चैप्टर 4 में से उठा के लिख सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन द पार्ट 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है और इसकी यूज़ आपने बतानी है। टेफ्लॉन बेसिकली एक पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलीन कंपाउंड ऑफ द इथीन से ये बनता है, इथाइलिन से बनता है मेरे बेटा ये, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले जब इसको 1930 में ये बनाया गया था तो सबसे पहले अप्लाई इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इससे बनाया जा सके नॉन रिएक्टिव, जैसे आप लोगों के घरों में नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उसके लिए, और कोटिंग ऑफ वायर्स के लिए, इस तरह के मटेरियल्स को लिए टेफ्लॉन जो है यूज़ होता है। इस तरह से टेफ्लॉन का एक और भी भाई होता है फ्रियोन्स, उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलें जी, पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के, व्हाट इज़ हैलोथेन, गिव इट्स 1 यूज़। हैलोथेन भी एक आप लोगों ने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि हैलोथेन क्या होता है। ये भी फ्लोरो कंपाउंड होता है, इसकी डेफिनेशन लिख के किताब से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखनी है मेरा बेटा। गिव इट्स 1 यूज़, एनेस्थीसिया और इन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद अमोनिया। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे हम लोगों का अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। अमोनिया के साथ इसका बहुत ही टिपिकल सा रिएक्शन है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको हम लोगों ने, उसके अंदर हमने अमोनिया डाली तो उसे बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, नाइट्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो इस लिहाज से ये रिएक्शन बहुत फेमस है। आप लोगों ने इसकी केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन लिख देना है तो फुल मार्क्स आपको बेटा मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला था, नो, नॉट एट ऑल। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड देन यू राइट द आंसर, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन ओनली। पार्ट नंबर 8 पे आती हूँ कि व्हाट इज़ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मैंने ज़्यादातर ऐसे भी इसमें जो है क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत ही मशहूर, जैसे केमिकल गार्डन है, जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अब आ गया, जैसे कि रिंग टेस्ट है, ये बार बार एक बोर्ड में आते भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो बेसिकली बेटा इस्तेमाल होता है ऐसे
सॉल्ट्स की कंफर्मेशन के लिए कि इसके सॉल्ट्स के अंदर मौजूदा सॉल्ट जो है सोल्यूशन का, जो बना हुआ सोल्यूशन जिसका, उसका सॉल्ट में क्लोराइड्स मौजूद है या नहीं है। इसमें हम लोग लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अगर दोनों को डालने के बाद हीट करने के बाद अगर वहाँ पे रेड कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला है, जिसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, उसके अंदर वाकई ही क्लोराइड मौजूद था, इसलिए रेड फ्यूम्स बन जाएंगी और वो सोल्यूशन कंफर्म करेगा कि इसके अंदर क्लोराइड है, सॉल्ट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पे आती हूँ। डिफाइन द सब्स्टिट्यूशन अलाइ, गिव एन एग्जाम्पल। डेफिनेशन लिखनी है, इसकी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया और साथ में इसकी एक एग्जाम्पल लिख देनी है। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। स्टार्ट में चैप्टर के जहाँ पे कम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट होता है उससे पहले ये मौजूद हैं डेफिनेशंस। राइट, 2 यूजेस ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट, पार्ट नंबर 2 बहुत इजी सा है। पोटेशियम क्रोमेट चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। इसकी 2 से 3 यूजेस आप लोगों ने लिख लिए हैं। ज़रूरी नहीं होता जहाँ पे उन्होंने कह दिया 2 यूजेस लिखने, 2 यूजेस नहीं लिखनी, कम से कम 3 लिख दें। मे भी आपने 2 लिखी हो, मिस्टेक हो उसमें कोई, तो आप लोग ऐसी कोई लिखा करें स्टेटमेंट्स ऐसे जो कि जनरली बात की जाती है। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बड़ा मशहूर है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से पोटेशियम क्रोमेट भी बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग मेन बातें लिख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पे आती हूँ। राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ द गुड फर्टिलाइज़र, चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है। बहुत ही ईजी सा है कि फर्टिलाइज़र्स की जो बनाते हैं जिन केमिकल्स, उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी क्रॉप्स की फर्टिलिटी को मेंटेन करे, उसके अंदर क्रॉप्स की उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करे, ना कि उसके अंदर कुछ ऐसा मतलब यानी कि उसकी एसिडिटी या सॉइल के नीचे को चेंज करने लग जाए जिससे नुकसान हो जाए क्रॉप्स को कल्टीवेशन में। तो हमने ऐसे pH मेंटेन होनी चाहिए, कि केमिकल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारी क्रॉप्स को खाना शुरू कर दे, कि केमिकल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सॉइल में डाला है तो वो सॉलिड की फॉर्म में ऊपर ही सॉइल के अंदर मौजूद रहा है, वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। इस तरह की सारी क्वालिटीज़ उठा के लिख देनी है मेरा बेटा। पार्ट नंबर 4 पर आती हूँ। डिफाइन द सीमेंट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सिंपल डेफिनेशन लिखनी है कि सीमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सीमेंट के लिए कैल्शियस मटेरियल है, आर्जिलेशियस मटेरियल है, जिप्सम है, और जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आर्जिलेशियस मटेरियल के अंदर इनलिस्ट कर देने हैं कि इसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं। कैल्शियस मटेरियल के इनलिस्ट कर देने रॉ मटेरियल। फिर जिप्सम हम कितना % इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें लिख देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है। इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ द आर्जिलेशियस मटेरियल विद द कैल्शियस मटेरियल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीमेंट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लिंकर। क्लिंकर से क्या बनता है, आगे जाके उसको ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड करने के बाद उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करने के बाद वो सीमेंट तैयार हो जाता है। सिंपल। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज़ मैन्योर। जब हम लोग के केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुए थे तो एनिमल डंग्स वगैरह जो है वो यूज़ होते थे ताकि हम ऐसी ज़मीन को मतलब यानी कि उसकी फर्टिलिटी को खसूसियात को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में, क्योंकि मैन्योर बेसिकली होता कि एनिमल डंग्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो कि उनमें वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके अंदर डंग्स के अंदर, जो कि मतलब फिजिक्स के अंदर, यूरिन के अंदर, जो कि यानी कि हमारे सॉइल के ऐसे केमिकल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है जो हमारी खुराक होती है सॉइल की, और सॉइल को वो चीज़ें अगर दे दी जाएँ तो प्रॉपर्ली, तो वो सॉइल सबसे बेहतरीन होती है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखेंगी आप मैन्योर की, एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल डेफिनेशन आप कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ इज़ एसिड रेन हार्मफुल फॉर द फिशेस एंड द ह्यूमंस। बहुत ज़्यादा तरीक़ों से एसिड रेन जो है वो मतलब यानी कि नुकसान पहुंचाती है, ना सिर्फ जो है मतलब यानी कि इन मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स को, सॉइल को, बल्कि ज़मीन को, बल्कि उसके लिहाज से पानी को भी नुकसान पहुंचाती है। और वही पानी जो है जब मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं तो मछलियों को भी नुकसान देती है। इसी तरीके से यही पानी, यही मछलियाँ जब इंसान खाते तो उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें मेरा बेटा लिख देनी है। फिशेस में बहुत ही आपकी किताब में मेंशन है कि फिशेस के जो गिल्स होते हैं उनको क्लॉग कर देती है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मतलब और भी बहुत रीज़न्स हैं एसिड रेन की, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होती है, इंसानों की भी, और बल्कि
एक्वेटिक लाइफ भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के चेक करने के, पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए 3 पैरामीटर हमारी किताब में मौजूद है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन DO के नाम से, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उनमें से एक डेफिनेशन है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसकी सिंपल आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है मेरा बेटा। COD स्टैंड्स फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चेक, यूज फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वाटर। व्हाट इज़ मेंट बाय एरेशन। एरेशन का क्या मतलब होता है? पानी की जब सफाई हो रही होती है ना, पानी की प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो सेकंड स्टेज होती है पानी को प्योरीफाई करने की, इससे पहले हम कोएगुलेशन करवाएं तो उसकी हम लोग एरेशन करवा रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्योरीफिकेशन की तरफ आ रहे होते हैं, बल्कि स्टेप नंबर 1 कहलाता है एरेशन, सेकंड स्टेप इज़ कोएगुलेशन एंड देन द इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द CO ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या बहुत ख़तरनाक होती है CO। कहने को तो बहुत एक सिंपल सी गैस है, हम रहते भी तो गैसेस के मिक्सचर में है ना, हम वहीं से सांस ले रहे हैं, वहीं से ऑक्सीजन को ले रहे हैं अंदर अपने, और बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी ख़तरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, अगर इंसान वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा खड़ा हो जिस जगह पे, उसके ऑक्सीजन की जगह हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो इसको लेना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। और जैसे ही इसको लेना शुरू करेगा तो सांस के ज़रिए जैसे ही हमारे अंदर जाएगा, तो अब हमारा जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। पहली स्टेजेस पे हमारा हेडेक होगा, फिर हमें फटीग होगी, और अल्टीमेटली अगर मज़ीद हम कुछ घंटों के लिए वहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमारे पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेशन ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये तमाम थे क्वेश्चंस जो कि मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ही मज़े के चैप्टर्स इनसे लिए गए थे। साथ ही मैंने चैप्टर 15 और 16 को भी शामिल किया था। खैर, आई नो वेरी वेल कि बच्चों को इनऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी को केमिस्ट्री पसंद आती भी है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से पसंद आती है। लेकिन बेटा कोई मुश्किल नहीं है, सारा कुछ होता है इंसान की मेहनत पर। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। और यहाँ तक बस मैं ये कहूँगी कि मेरा ख़ुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। इवन मैं MPhil केमिस्ट्री हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इनऑर्गेनिक में, लेकिन फिर भी मजबूरी है, इसको पढ़ना हमारा हिस्सा है ये। और मैं भी पहले इसको डिसलाइक करती थी, लेकिन बीइंग अ केमिस्ट आई लव नाउ दिस इनऑर्गेनिक एज वेल। तो आप लोग इसको भी टेस्ट को एंजॉय भी किया करें, टेस्ट को ऑनेस्टली भी किया करें, और टेस्ट करने के बाद आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ग्रुप्स में सेंड भी किया करें टेस्ट को। जब आप ग्रुप्स में सेंड करते हैं तो मेरे मुताबिक ऐसा मैं ऐसी सोच रखती हूँ कि आपने पेपर परफॉर्म किया है, पेपर परफॉर्म करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद पेपर अपना किया हुआ खुद उठाएं और देखें आप लोग कितना पानी में। टेक्स्ट बुक उठाएं, साथ में अपनी ऑब्जेक्टिव अपने A+ उठाएं, ऑब्जेक्टिव बुक्स, गाइड बुक्स उठाएं, चेक करना शुरू करें। FSC तक हमारी क्रैमिंग चेक होती है बोर्ड में, इन सब्जेक्ट्स में स्पेशली। बच्चे बहुत अच्छे राइटिंग में, उनकी सेंटेंस मेकिंग इतना अच्छा नहीं होता कि वो खुद से लिख सकें, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को कि कंसेप्ट लो एंड क्रैमिंग करो। तो आप लोग इस पे कर सकते हैं मेरे बेटा। उस पर उठा के पेपर को चेक किया करें। चेक करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया करें। जब हम जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं वो चीज़ हमें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। इस तरह से जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं हमारी कवर हो जाती हैं और हम लोग मतलब उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी बहुत बातें सुनी हैं। अल्लाह पाक आप लोग सबको कामयाब करे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। काइंडली आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा भी करें। वैसे लाइक आप लोग बच्चे केमिस्ट्री को लाइक नहीं करते, लेकिन जो इंसान बोर है कम से कम उसको तो लाइक करते होंगे आप लोग। उसकी वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।